सभी को मेरा प्रणाम। हिंदी कोर्स बी का सैंपल क्वेश्चन पेपर सेमेस्टर 2 का आ चुका है। ये कल ही रिलीज किया जा चुका है सीबीएसई की ओर से। तो इसी पर एक हम अवलोकन करेंगे। इसके बारे में एक जो चर्चा करने वाली हूँ यहाँ पर, इसमें आप सबका स्वागत है। कृपया ध्यान से देखिए, सुनिए और समझ। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र द्वितीय सत्र। द्वितीय सत्र का अर्थ होता है सेमेस्टर 2 पार्ट 2 2021-22। विषय है हिंदी ब, कोड है 085 और कक्षा है 10वीं। और ये फिर से पूर्णांक यानी फुल जो मार्क्स है इसके वो है 40 और समय आपको दिए जा रहे हैं 2 घंटे। जो कॉमन इंस्ट्रक्शंस है इसमें, इस प्रश्न पत्र में कुल 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में खंड क में कुल 3 प्रश्न दिए गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इनके उत्तर लिखने हैं आपको, यानी जो उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए उनको फॉलो करते हुए उनके आंसर्स दीजिए। और पार्ट 2 में 5 प्रश्न दिए गए हैं, तो उसमें भी बहुत सारे एक प्रश्न के में अंतर्निहित जो प्रश्न, उनमें से किसी एक को आपको फॉलो करना है, कैसे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी अभी। और कुल प्रश्नों की संख्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 5 और 3 8 है, तो टोटल क्वेश्चन 8 है। प्रत्येक प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए और यथासंभव क्रमानुसार लिखिए। जो एक बात यहाँ पर सीबीएसई कहता है वो है क्रमानुसार, ऑर्डर में लिखिए। खंड को एक बात इससे हटकर जो एक बात मैं कहना चाहूंगी कि संचयन को बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया है। संचयन के चैप्टर्स को बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया है। तो संचयन के जो चैप्टर्स, रिमेनिंग चैप्टर्स जो रह गए हैं उनको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना जरूरी है। तो खंड क के पहले प्रश्न पर जाते हैं। हम बात कर रहे हैं हिंदी, सीबीएसई हिंदी सेमेस्टर 2 की, सीबीएसई हिंदी सेमेस्टर 2 ग्रेड 10 की, और कोर्स है बी। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। तो आपको दिए गए प्रश्न यानी विकल्प कितने हैं आपके पास? विकल्प है क, ख, ग, और इन 3 विकल्पों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 25 से 30 शब्दों में देना है। तो प्रत्येक प्रश्न जो आप 3 में से 2 को लिखेंगे, उनके जो अंक आपको दिए गए, प्रत्येक प्रश्न के लिए जो अंक है वे हैं 2-2 अंक, यानी टोटल ये है आपके 4 मार्क्स के लिए। तो ये जो कविता है पर्वत प्रदेश में पावस, इसमें पर्वत प्रदेश में पावस स्पर्श भाग 2 कक्षा 10 के लिए जो द्वितीय भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें है पर्वत प्रदेश में पावस। और ये काफी सुंदर कविता है और उसी कविता से यह दिया गया है कि पर्वत द्वारा अपना प्रतिबिंब तालाब में देखना पर्वत के किन मनोभावों को स्पष्ट करना चाहता है। तो ये पाठ क्रमांक 5 है। इसके रचयिता है श्री सुमित्रा नंदन पंत जी। इसके बाद है दूसरा ऑप्शन में है इसमें, कर चले हम फिदा कविता, यानी एक कविता और जो कारतूस एकांकी है, जो कारतूस एकांकी गद्य खंड में दिया गया है, कारतूस एकांकी गद्य का जो कारतूस है वो 8वां चैप्टर है आपके गद्य खंड में, हबीब तनवीर जी का लिखा हुआ कारतूस एकांकी। तो इन दोनों का जो केंद्रीय भाव है, सेंट्रल आइडिया क्या है, तो दोनों को आपको विश्लेषण करना है, तुलना करना है। दोनों को एक तुलनात्मक आपको एक यहाँ पर प्रेजेंटेशन करना है आपको कि दोनों में क्या समानता है, दोनों में कौन सी बातें बताई गई है, दोनों का केंद्रीय भाव क्या है, तुलना करना है। और तुलना करने के बाद जो आपका कंक्लूजन आएगा, आप पहले विश्लेषण करेंगे, तुलना करेंगे, विश्लेषण करेंगे, और जो भी आपका अपना विश्लेषण होगा, आपने क्यों ऐसा विश्लेषण किया, ऐसा कंक्लूजन क्यों है आपका, तो आपको अपने मत के फॉर, नॉट अगेंस्ट, अपने मत के फॉर यानी अपने मत के समर्थन में लॉजिकल रीजन आपको देना, यानी रीजनिंग आपको देनी है। तो क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, यानी ऐसा एक प्रश्न आएगा आपका, इस प्रकार का प्रश्न कि कर चले हम फिर, यानी कोई 2 चैप्टर्स को आपको तुलनात्मक यहाँ पर भावों को, उसका सेंट्रल आइडिया जो है उसको आपको बताना है। इस कविता और कारतूस दोनों में क्या बातें लेखक के द्वारा बताई गई है, फिर आपके अपने क्या विचार हैं और ऐसे विचार क्यों हैं आपके, तो उसके पक्ष में आपको तर्क प्रस्तुत करना है। तो ध्यान रहे इस बात का। ग है, वजीर अली के जीवन का लक्ष्य अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना था। कारतूस पाठ के अध्ययन पर कारतूस पाठ के आधार पर कथन की सत्यता सिद्ध कीजिए, यानी यह जो कथन दिया गया है यह कितना सही है, इस पाठ के आधार पर आपको यह प्रूफ करना है।
तो पर्वत प्रदेश में पावस है, कर चले हम फिदा से भी लिया गया है, कारतूस, और वापस यहाँ पर फिर से कारतूस पाठ से ही, कारतूस एकांकी से ही यह प्रश्न पूछा गया है। तो तीनों में से कोई दो करने हैं आप। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित दो प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 60 से 70 शब्दों में दीजिए। निम्नलिखित दो प्रश्न, फिर से यहाँ पर एक प्रश्न है और दूसरा प्रश्न नीचे दिया गया है, वहां तक हम जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पूछा गया, देखिए, जब आप पढ़ते हैं चैप्टर गद्य खंड में, जब आप गद्य खंड स्पर्श भाग 2 गद्य खंड में जब आप चैप्टर पढ़ते हैं, पतझर में टूटी पत्तियां, रविंद्र केलकर जी द्वारा लिखी गई जो पतझर में टूटी पत्तियों में पत्तियां जो पाठ है, उसमें दो छोटी छोटी कहानियां हैं, कहानियां कहिए या लेख कहिए उसे, तो दो छोटे लेख है। तो पहले यहाँ पर एक कथन कहा गया है, एक बात कही गई है, और इस बात को सिद्ध करना है इसके आधार पर कि क्या यह जो बात कही गई है यह सही है। तो पहले हम पढ़ते हैं, मृगाक्षी, मृगाक्षी एक नाम है। मृगाक्षी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर के पद पर आसीन है। ठीक है, तो मृगाक्षी इज अ गर्ल, शी इज अ लेडी, और वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर वह है। श्रेष्ठ संचालन मतलब मैनेजमेंट में वो परफेक्ट है, और बहुमुखी प्रतिभा है, मल्टी टैलेंटेड है, और साथ ही साथ बुद्धिमानी से तथ्यों को सुलझाती है, और सभी कार्यों को व्यवस्थित करने में उसका कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। किसका? मृगाक्षी का। तो यहाँ पर एक सिचुएशन दिया गया है मृगाक्षी के नाम से। तो वह रात दिन, आपको पता है पतझर में टूटी पत्तियों में जो झेन की देन है, जो जापान वाली जो छोटी सी कहानी है वहां पर, तो वह रात दिन काम में जुटी रहती है। हमेशा उसका फोकस होता है कि कंपनी का जो स्तर है उसको और कैसे वो बढ़ा सके। कुछ दिनों से उसके सिर में दर्द रहने लगा है, मतलब इतनी ज्यादा अपने काम में जुटी हुई है कि अपने लिए उसके पास जो अपना हम कहते हैं मी टाइम, जिसमें मैं अपने आप को समझ सकूं, अपने आप को देखूं, तो उसे उसके लिए समय ही नहीं है, और उसको नींद भी ठीक से नहीं आती है। जरा जरा सी बात पर वह चिड़चिड़ा जाती है, मतलब इरिटेट हो जाती है छोटी छोटी बातों पर, और अक्सर बहुत सैड रहती है वो, जब वो मीट नहीं करती, जब वो मिलती नहीं, जो मतलब सपोज उसने जो एम बनाया है कि आज जो मेरा एम है ये इतना है, तो अगर अपने एम को, अपने लक्ष्य को वो मीट नहीं कर पाती है, नहीं मिल पाती है, तो फिर उदासी उसे घेरे रहती है। मतलब यही कारण है कि हम उदास भी हो जाते हैं। मेरा एम है कि भाई मुझे सपोज मैं यूट्यूबर हूँ, और मेरा एम है कि भाई इतना तो व्यूज मुझे मिलना ही चाहिए, किसी भी वीडियो को मैंने बनाया, मेरे इतने बच्चों के पास जाने ही चाहिए, अगर उतना भी नहीं जा पा रहा है तो मैं तो उदास हो ही जाऊंगी, स्वाभाविक सी बात है। तो जरूरत से ज्यादा जब हम काम के प्रति फोकस हो जाते हैं और अपने लिए एकदम उदासीन हो जाते हैं, तो शायद मेरे काक्षी के साथ ऐसी ही कुछ बात हो गई है, और यही बात यहाँ इस चैप्टर ज़ेन की देन में भी बताई गई है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? पतझर में टूटी पत्तियां पाठ में झेन की देन हमें जो सीख प्रदान करती है, क्या वो मृगाक्षी के लिए सही साबित हो सकती है? स्थिति का मूल्यांकन करना है, मतलब झेन के दिन में ऐसी कौन कौन सी बातें कही गई है जो मृगाक्षी के साथ मिलती है। तो आपको ये एक इवेल्युएट करना है, मृगाक्षी की मेंटल स्टेट और झेन की देन में जो बातें कही गई है, तो क्या वो दोनों एक है? तो आपको अपना कंक्लूजन भी यहाँ पर लिखना और अपने विचार लिखने हैं। इसके लिए आपको 4 अंक हैं। तो ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न आप कह सकते हैं इसे। तो 4 अंकों का दो, आपके पास दो विकल्प है, दोनों में से कोई एक करना है आपको, और उसके लिए आपके पास 4 अंक है। और दूसरा भी वैसा ही है, आपको यहाँ पर एक सिचुएशन दिया गया है, और सिचुएशन के बाद जो कवि मैथिली शरण गुप्त जी की जो यहाँ पर कविता है, यहाँ पर ये मनुष्यता, तो मनुष्यता के आधार पर आपको इसका औचित्य स्थापित करना है। इस पंक्ति की सार्थकता व वर्तमान समय में इसका क्या औचित्य है, क्या ये अप्रोप्रिएट है, ये जो पंक्तियां कही गई हैं, और मनुष्यता कविता की जो पंक्तियां हैं, ये जो वाक्य कहे गए हैं, और मनुष्यता कविता में जो ये पंक्तियां हैं, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, तो ये क्या ये करेक्ट है? तो एक बार मैं पढ़ती हूँ इसे, क्या है? दुनिया भर में असहिष्णुता लगभग आम हो गई है। असहिष्णुता हम कहते हैं इनटॉलरेंस को, इनटॉलरेट हो गए लोगों में, टॉलरेंस नाम की चीज है ही नहीं। हम लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं? जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, रंग और वैचारिक रूप से भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले लोगों के प्रति असहिष्णुता की घटनाएं बढ़ती जा रही है। आप देखते होंगे, आप जब नॉर्थ ईस्ट में जाए तो अभी भी लोग जो है वो सीमा विवाद के नाम पर वहां के लोग लड़ रहे हैं।
तो सहिष्णुता की परिभाषा पर विचार करें। क्या है टॉलरेंस? टॉलरेंस इन रिलीजन, टॉलरेंस इन 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 आवर, मतलब कोई गोरा है, कोई काला है, तो तुम इस जाति के हो, तुम कास्ट को लेकर के लोगों में टॉलरेंस जो है वो कम हो गया है, लड़ने लगते हैं, मार काट पर उतर जाते हैं। तो जिस विश्वास और प्रथा को हम पसंद नहीं करते, उसमें बाधा डालने की बजाय संयम बरतना ही। तो सहिष्णुता की परिभाषा पर विचार करें तो जिस विश्वास और प्रथा को हम पसंद नहीं करते, उसे रोकने की बजाय, उसमें बाधा डालने की बजाय संयम बरतना ही सहिष्णुता है। तो उसमें बाधा डालने की बजाय, मतलब उस प्रथा को पसंद, क्या इसे हम सहिष्णुता कहेंगे, टॉलरेंस कहेंगे? ऐसी सहिष्णुता है क्या? ये सहिष्णुता है कि जाति के नाम पर लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, और लेकिन फिर भी हम इस जाति प्रथा को हम रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये टॉलरेंस है? तो ये बात यहाँ पर कही गई है। तो थोड़ा सा ट्रिकी वे में क्वेश्चन पूछा गया, प्रश्न पूछा गया है। और जब कवि मैथिली शरण गुप्त जी की कविता जब हम पढ़ते हैं, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, मतलब हम एक ही राह पर चलने वाले हैं, भले ही हम, हमारी जाति अलग है, धर्म अलग है, रंग अलग है, लेकिन फिर भी हम सबका रास्ता एक ही है। तो कैसे हमें सतर्क होना है? ये काफी सुंदर कविता है, बहुत ही अच्छी कविता, और बहुत ही इसका जो केंद्रीय भाव है वो भी बहुत 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 अव्वल दर्जे का है। तो इस पंक्ति की सार्थकता और वर्तमान समय में, यानी कैसे यह कविता आज भी करेक्ट है, औचित्य मतलब अप्रोप्रिएट है, इसकी एक एक पंक्तियां हमारे आज से जुड़ जाती हैं। ऐसा लगता है कि मानो मैथिली शरण गुप्त जी ने 100 वर्ष पहले नहीं, बल्कि आज को देखते हुए यह कविता लिख दी थी। तो इसीलिए इसका औचित्य आपको सिद्ध करना है, आपको आज से वर्तमान समय में एग्जाम्पल्स देने होंगे, आपको बताना होगा कि कैसे हमें यह जो इस कविता की जो पंक्ति है वो आज भी अप्रोप्रिएट है। तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2 की बात। तीसरा जो प्रश्न है, पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन के किन्हीं 3 प्रश्नों में से 2 के उत्तर दीजिए। तो आपको 3 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं संचयन से। संचयन जो भाग 2 है कक्षा 10 के लिए हिंदी की पूरक पूरक पाठ्य पुस्तक द्वितीय भाषा के लिए जो है। तो 3 क्वेश्चन है, किन्हीं 3 प्रश्नों के, और 2-2 अंक के प्रत्येक प्रश्न है। तो हरिहर काका की 15 बीघे जमीन उनके लिए जी का जंजाल बन गई थी। आपने पढ़ा है हरिहर काका कैसे उनके, जो एक तरफ उनके भाई है जो उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, और एक तरफ जो मंदिर का जो ये है पुजारी और जो पुरोहित लोग हैं, वो लोग उसको अलग परेशान कर रहे हैं। तो ये हरिहर काका की जो 15 बीघे जमीन है, तो कोई उधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, उनको तो जी का जंजाल बन गई। कथन के आलोक में अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये उसी से अवतरण लिया गया है हरिहर काका से। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके, और न आज ही। दोनों दिन उनके पास में देर तक बैठा रहा, ये लेखक कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। तो हरिहर काका की खुद की मतलब अपनी कोई औलाद नहीं थी, अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन लेखक के साथ उनका बहुत अच्छा एक, मतलब एक दोस्तों के जैसा रिश्ता था। हालांकि उम्र में बाप और बेटे जैसा अंतर था, लेकिन उसके बाद भी दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी, आत्मीयता थी। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा, तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा और फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नजर बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच, यंत्रणा मतलब जो टॉर्चर उनको दे रहे थे, एक तरफ मंदिर के लोग और एक तरफ ये जो इनके अपने भाई है, किस चीज के लिए? 15 बीघे जमीन के लिए। और जिस मेंटल स्टेट में, मनोस्थिति में जी रहे थे, उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं, मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं। तो ये आपको अपना विचार आपको यहाँ पर व्यक्त करना है कि यह विचार कितना करेक्ट है। इसके बाद है ख है, लेखक गुरदयाल सिंह अपने छात्र जीवन में छुट्टियों के काम को पूरा करने के लिए योजनाएं तैयार करते थे। क्या आपकी योजनाएं लेखक की योजनाओं से मेल खाती हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो गुरदयाल सिंह का जो चैप्टर है सपनों के से दिन, उसमें ये बातें कही गई हैं कि कैसे वे छुट्टियों में वे क्या करते थे, क्या योजनाएं बनाते थे। तो उनकी तब की योजना और आपकी अब की योजना, क्या आप योजना, सबसे पहले आज के बच्चों से अगर पूछा जाए कि क्या आप योजनाएं बनाते हैं, और अगर आप योजनाएं बनाते तो क्या वे लेखक गुरदयाल सिंह की योजनाओं से मैच करते हैं?
तो अगर हाँ तो हाँ, ना तो ना, जो भी है आपको उदाहरण देकर यहाँ पर स्पष्ट करनी है अपनी बात को। ग है, वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में जरा सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है। आपने टोपी शुक्ला पढ़ा होगा, और ये इसे टोपी शुक्ला राही मासूम रजा जी द्वारा जो रचित है। परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता था? आपको पता होगा टोपी शुक्ला कितनी बार वो फेल हुआ था, और जब उसने जी बना लिया, मन बना लिया कि अब तो मैं पास होकर ही रहूंगा, तो घर में चुनाव का माहौल था। उसके बाद क्या हुआ? तो वाह, दादी बोली, भगवान नजरे बद से बचाए, रफ्तार अच्छी है, तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास तो हो गए। तो टोपी शुक्ला जो था, उसकी दोस्ती किससे थी? जब वह मित्र चला गया उसके पास से, तो उसकी मेंटल स्टेट क्या हो गई थी? और उसकी दादी, और जिसकी दादी, मतलब जो उसके मित्र की दादी से उसकी खूब अच्छी, अपने मित्र की दादी से टोपी शुक्ला की खूब अच्छी मतलब पटरी बैठती थी। उसकी वजह थी दोनों की भाषा। तो ये बहुत ही अच्छी है, ये भी जो कहानी है, कहानी या लेख दोनों ही कह सकते हैं आप इसको, तो काफी अच्छी है, पढ़िए ध्यान से। तो टोपी ज़हीन होने के बावजूद, ज़हीन मतलब होता है तेज दिमाग वाला, ऐसा नहीं था कि वो दिमाग नहीं था उसके पास। कक्षा में वो 2 बार फेल हो गया। तो ये अवतरण है, एक्सट्रैक्ट है, और उसके बाद ये प्रश्न है। जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों से हार मान लेना कहाँ तक उचित है? कई बार हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, मतलब ऑड सिचुएशंस आती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियां मतलब ऑड सिचुएशंस। तो क्या हमें ऐसी स्थितियों में हार मान लेना चाहिए? टोपी जैसे बच्चों के विषय में आपकी क्या राय है? तो ये हो गया हमारा यहाँ पर ये लिटरेचर से जुड़ी हुई बातें हो गई। अब इसके खंड ख में आते हैं, लेखन पर, यानी लैंग्वेज पर आते हैं, आपकी अपनी क्रिएटिव राइटिंग पर। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो भी बिंदु दिए गए हैं, तो उसके आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है आपको। पहला है ऑनलाइन टीचिंग और जो लर्निंग प्रोसेस है वो आभासी शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया, आरंभ कब और कैसे हुआ? ये पूरी तरह से हमारे कोविड पर, जो हम लोग कोविड में जी रहे हैं उस पर है। इसके लाभ क्या है, इसकी हानियां क्या है, हमें सावधानियां क्या बरतनी है? अगर हम बहुत ध्यान से लिखें तो 150 शब्दों में लिखना बहुत ही आसान है हमारे लिए, अगर हम ध्यान से इसे देखें तो ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस पर है ये। इसका स्टार्ट, इसका आरंभ कब हुआ? तो ये बट नेचुरल आप कोविड से कह सकते हैं। हालांकि आप कह सकते हैं कि लोग जो है वैसे भी ऑनलाइन टीचिंग होती थी, लेकिन कंपलसरी ऑनलाइन टीचिंग कब से हो गई है? वो 2020 मार्च के बाद से जो टीचिंग चल रही है वो ऑनलाइन ही है। इसके लाभ, फायदे क्या हैं, इसकी हानियां क्या हैं, और हमें कैसे अलर्ट रहना चाहिए? और एक कंक्लूजन में हमें लिखना है कि हम कैसे एडजस्ट करें, हम सामंजस्य कैसे कर सकते हैं ऐसी स्थितियों से। क्योंकि अब ये हाइब्रिड वे में पढ़ाना, लिखना, पढ़ना, ये शिक्षण और अधिगम जो प्रक्रिया ये जारी ही रहेगी। तो यहाँ कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि हमें कैसे यहाँ पर एडजस्ट करना है, कैसे ऐसी स्थिति में भी हमें रुकना नहीं, हमें आगे बढ़ना है। द शो मस्ट गो ऑन, पढ़ते रहना है। कहा है, क्यों आवश्यक है सहनशीलता? देखिए, सहनशीलता, सहनशीलता ऊपर में भी एक बार हम सहिष्णुता हम पढ़ चुके हैं, वही है सहनशीलता। तो पेशेंस रखना, अपने आप को अपने कंट्रोल में रखना, अपने नियंत्रण में रखना, अपने दिमाग को, अपने चित्त को, उसे ही हम कहते हैं सहनशीलता। तो यह क्यों जरूरी है, यहाँ पर पूछा गया है। मीनिंग ऑफ सहनशीलता, सहनशीलता का क्या अर्थ है, इसकी जरूरत क्या है, और नैतिक मूल्य और सुखद जीवन, मतलब हमारे सुखद जीवन के लिए सहनशीलता क्यों आवश्यक है, और सहनशीलता हमारे नैतिक मूल्यों में से एक है। तीसरा जो विषय दिया गया है, मेरे सपनों का भारत, कैसा होगा मेरे सपनों का भारत? तो कैसा है मेरे सपनों का भारत? जहां पर लोग जात पात के नाम पर लड़ते नहीं है, जहां पर सबको समान अवसर प्रदान किया जाता है, जहां पर किसी भी तरह का आरक्षण नहीं है, जहां पर मतलब आपके सपनों का भारत कैसा है? क्या अपेक्षा है आपको अपने भारत से, और आपका कर्तव्य क्या? सिर्फ अपेक्षा बनाकर रखा है आपने, सिर्फ आपको एक्सपेक्टेशंस ही है? आपके क्या कर्तव्य, आपने अपने सपनों के भारत के निर्माण के लिए आपकी क्या ड्यूटीज है, और आप क्या कर रहे हो उसके लिए? तो ये है मेरे सपनों का भारत। अब अगला प्रश्न है 5। निम्नलिखित में से आप शौर्य, बॉय, शार्वी है, गर्ल है, मतलब बॉय और गर्ल दोनों के नाम दिए गए इसमें। आपने अपने लिए ऑनलाइन पुस्तकें खरीदी थी, रुपए जमा हो गए, मतलब रुपए जो है वो आपके अकाउंट से डेबिट हो गए हैं, लेकिन पुस्तकें प्राप्त नहीं हो सकी। इस बात की शिकायत करते हुए संबंधित अधिकारी को लगभग 120 शब्दों में पत्र
लिखिए। तो यहाँ पर आ गया अब आपका पत्र लेखन। आपकी पुस्तकों में पत्र लेखन की भरमार है। आप उसमें से देखिए कि किस प्रकार का आप कैसे लिखेंगे पत्र, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। 5 अंकों के लिए है, तो ये या ये, इन दोनों में से कोई एक आपको चुनना है और आपको जो आसान लगे, जिसमें आप मैक्सिमम लिख सके। और वर्ड लिमिट को ध्यान में रखिए, 120 शब्द है, तो कुछ शब्दों को आप बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि दृढ़ दृढ़ पेज को आप ऐसे की तरह पत्र लिख रहे हैं, वो मत करिए। आप सृष्टि हैं या सार्थक है, मतलब बॉय है तो आप सार्थक लिख सकते हैं, गर्ल है तो आप सृष्टि लिख सकते हैं। बेंगलोर से चेन्नई एक शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा करते समय आपका कीमती सामान वाला बैग जल्दीबाजी में गाड़ी में ही रह गया, छूट गया। आपके द्वारा की गई शिकायत से आपको आपका बैग तो मिल गया है, और आपने क्या, आप क्या कर रहे हैं, आप ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजमेंट है रेलवे का, तो उसकी प्रशंसा करते हुए, उसको अप्रिशिएट करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को लगभग 120 में, यानी एडिटर को आपको पत्र लिखना है कि कैसे आपका बैग आपको वापस मिल गया। तो आपको एक अप्रिशिएशन लेटर लिखना है यहाँ पे 120 शब्दों में, ये भी 120 शब्दों में ही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 को, वापस जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये, पहले विज्ञापन जो था वो 5 अंकों का एक आता था, एक लिखते थे बच्चे। अभी ढाई ढाई अंक के 2 लिखने हैं आपको। और यानी ढाई के जो 2 हैं, इसमें भी क में भी 2 में से एक करना है और ख में 2 में से एक करना है। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी बदलाव है आपके लिए यहाँ पर कि ये सूचना है, सूचना तैयार करनी है। आप निवासी कल्याण संघ के अध्यक्ष रमेश सुब्रमण्यम है, अपने क्षेत्र के मुख्य पार्क में आयोजित होने वाले योग शिविर के विषय में जानकारी देते हुए लगभग 50 शब्दों में एक सूचना तैयार कीजिए। वैसे ही विज्ञापन भी का भी किया गया है। तो जो पहले 5 अंक का एक आता था, वो ढाई ढाई अंकों के अब 2 आने लगे हैं, तो उसमें से भी 2 में एक का चयन करना है आपको। सूचना, सूचना आपको 2 लिखनी है, ढाई ढाई अंकों के 2, और वर्ड लिमिट है 50। तो ध्यान देने की जरूरत है इन सब में, और आप जितना हो सके आप राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप कक्षा 10वीं के लियोनार्ड या बर्नडैट हैं। विद्यालय के बास्केटबॉल मैदान में आपको एक घड़ी मिली है, इससे संबंधित सूचना विद्यालय के सूचना पट्ट के लिए तैयार कीजिए, यानी नोटिस बोर्ड के लिए आपको एक नोटिस तैयार करनी है। ये भी 50 शब्दों में, यानी इसमें भी 2 में से एक आपको करना है। तो सेम है ये भी। आप अपने विद्यालय में इको क्लब के अध्यक्ष हैं, और विद्यालय के सूचना पट्ट, यानी विद्यालय के सूचना पट्ट के लिए पूछा ही जाएगा, तो वो आप तैयार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें, स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सरकार की ओर से, अभी भी जैसा मैंने कहा था कि जैसे सूचना आपको 2 बनानी है, सूचना 2 लिखना है आपको, वैसे ही विज्ञापन भी आपको 2 लिखने हैं। वर्ड लिमिट है 50 और अंक है ढाई ढाई अंक। तो इसमें भी आपके पास 2 विकल्प में से कोई एक चुनना है, और फिर इसमें से 2 विकल्प में से आपको एक चुनना है। इसमें दूसरा विकल्प है, आपके क्षेत्र में निवासी कल्याण संघ द्वारा एक पुस्तकालय तैयार किया गया है, जिसमें प्रत्येक आयु वर्ग के लिए पुस्तकें उपलब्ध है। इसके प्रचार प्रसार के लिए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। यानी एक लाइब्रेरी तैयार की गई है निवासी कल्याण संघ रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा, और आपको इसके लिए विज्ञापन बनाना है, एडवर्टीजमेंट बनाना है। आपको पता है एडवर्टीजमेंट हम कैसे बनाते हैं, हम ऊपर में एडवर्टाइज जो भी चीज है उसका हम नाम लिखते हैं, उसके बाद स्लोगन लिखते हैं, फिर 4-5 हम बुलेट्स बनाते हैं, और उसमें हम लिखते हैं कि क्यों आपको ये चीज खरीदनी चाहिए, और उसके बाद एक आप वहां पर स्लोगन तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। फिर आपकी कक्षा को विद्यालय के मेले के लिए, विद्यालय का मेला मतलब जैसे विद्यालय में फन फेयर का आयोजन किया जाता है, तो फन फेयर के लिए हस्त निर्मित सामग्री, हैंडमेड चीजें आपको और चित्रों की प्रदर्शनी लगानी। अपनी प्रदर्शनी के लिए, अपने इस एग्जीबिशन के लिए, यानी मेले में, आनंद मेले में, विद्यालय के आनंद मेले में हैंडमेड चीजों और चित्रों की एग्जीबिशन लगानी है, और उस एग्जीबिशन के लिए आपको 50 शब्दों का एक विज्ञापन तैयार करना है। तो इसमें से भी 2 में कोई एक करना है आपको, और 2.5 प्लस इसमें भी 2.5, यानी कि 5 मार्क का विज्ञापन, 5 मार्क का सूचना पत्र है। और इसके बाद 120 शब्दों में लघु कथा, शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी में बहुत जटिलता की ओर मत जाइए, बहुत सरल सरल एकदम, जो आप जैसे परोपकार, आपने जीवन में जब किसी को किसी के लिए कुछ अच्छा किया, तो उसका क्या रिजल्ट हुआ, आपको कितना अच्छा लगा, तो लघु कथा लिखनी है। तो 2 ऑप्शंस में से आपको कोई एक लिखना है, 5 अंकों के लिए, ये ढाई ढाई करके नहीं है, ये 5 अंकों का एक ही लिखना है आपको।
तो कंपलसरी है ये, तो आप सभी की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। दूसरा है अपूर्व संतोष। अपूर्व मतलब जो पहले आपने महसूस नहीं किया, जो पहले नहीं हुआ हो। जैसे 2020 के पहले, 2020 के पहले मतलब मेरी मेरी मतलब हमारी मेरी जिंदगी में मैंने कभी ऐसा महामारी, इस तरह की महामारी मेरे साथ नहीं हुआ था, हमने नहीं देखी, तो वो मेरे लिए एक अपूर्व घटना है। ओके। जैसे आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई आज, तो ये आपके लिए एक अपूर्व घटना है। अपूर्व मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ हो। तो आपने कुछ ऐसा किया जिससे कि आपको अपूर्व संतोष मिला। आपने कुछ ऐसा किया कि जिससे कि आपको अपूर्व संतोष मिला है। तो ऐसी किसी भी घटना के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक कहानी के रूप में। आशा करती हूँ कि ये जो विश्लेषण मैंने किया है ये आपके बहुत काम आएगा। सीबीएसई के विद्यार्थियों कमर कस लीजिए और परीक्षा की तैयारियां लिखित रूप में आरंभ कीजिए। प्रणाम।